हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन और डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को गो थ्रू करेंगे। सो यस्टरडे आई वाजंट देयर बिकॉज इट वाज अ पब्लिक हॉलीडे, सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। बिलेटेड हैप्पी रिपब्लिक डे बोल देते हैं, बट बिकॉज वी आर अ कंटिन्यूस रिपब्लिक, तो हमारे लिए हर रोज ही रिपब्लिक डे ही होता है। और पहली न्यूज जो हम कवर करेंगे कि जो इस बार का आपका रिपब्लिक डे हुआ है उसके कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिपब्लिक डे ऑल्दो जनवरी में ही हो जाता है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है और आपका एग्जाम दिसंबर में होता है। अभी एक महीने पहले ही आपका एग्जाम हुआ है, बट अगर मैं पिछले साल का पेपर देखूं तो उसके अंदर में भी रिपब्लिक डे से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चन तो था कि इस बार का जो बेस्ट टेब्लू था वो अवार्ड किसको मिला है, तो पॉसिबली वो आंसर हमारे पास फेब मार्च में होगा। बट एट द सेम टाइम दिस गिव्स अस अ हिंट कि भाई आपके जो जैन फेब में भी इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो रिपब्लिक डे पढ़ेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक आउटकम माना जा रहा है रिपब्लिक डे के अराउंड, दैट इज कि अभी इंडिया और ईयू का, यूरोपियन यूनियन का एफटीए जो है वो पॉसिबली नेगोशिएशन उसका फाइनलाइज हो चुका है। पॉसिबली वो तो फाइनलाइज हो चुका है और पॉसिबली एक दो महीने के अंदर में उसको यूरोपियन यूनियन में रेटिफाई कर दिया जाएगा एंड उसके बाद में इंडिया और ईयू के बीच में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो एफटीए क्या होता है, व्हाई दिस एफटीए इज इंपॉर्टेंट, इसका टाइमलाइन क्या था इस वाले एफटीए का, क्यों इतना टाइम लगा हमें एफटीए कंप्लीट करने के अंदर में, इन सबको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीन न्यूज आपके हिंदू न्यूज़पेपर्स हैं, 3 से 4 न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि देयर इज अ न्यूज कि बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो काउंसिल है, इट वांट्स कि वहां पे जो इनर टेंपल है या जो सेंक्टम सेंक्टोरम होता है, जो एकदम मेन पार्ट होता है, वहां पे नॉन हिंदूज को एंट्री ना दी जाए। तो क्या ये लीगली टीनेबल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की इस पे क्या जजमेंट है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा चाइना से भी रिलेटेड एक न्यूज है जिसके अंदर में चाइना की जो मेन कमिटी है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो मेन कमिटी है जो मिलिट्री को कमांड करती है, उसके अंदर में अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट 2 ऑफिशियल्स को, यानी इतने इंपॉर्टेंट आप समझिए कि जी जिनपिंग के बाद जो मिलिट्री लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे आते हैं पर्सन, उनको वहां से पर्ज कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिमूवल क्यों हुआ है और क्लैट में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एंड में लाइक आई ऑलवेज डू कि हम एक दो वन लाइनर्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स एरिया से, जो यूजुअली स्किप कर दिए जाते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी न्यूज भी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो। तो 2 वन लाइनर्स होंगे एंड उसके बाद फाइनली हम जो आज के इंपॉर्टेंट 20 प्लस एक बोनस क्वेश्चन जो अब एक यूजुअल हो चुका है, उसको हम गो थ्रू करेंगे। तो अगर आप न्यूज प्रॉपर्ली देखते हैं तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज। ओके, पहली न्यूज रिपब्लिक डे पे ही है। सो आपका रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहला रिपब्लिक डे कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमने यहां पे बेसिकली हेल्ड किया था। राजेंद्र प्रसाद बिकेम आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो रिपब्लिक डे को हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र। ओके, तो गणतंत्र दिवस बोलते हैं इसको हिंदी में। गणतंत्र को अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं तो 2 वर्ड से बन रहा है, गण और तंत्र। गण का मतलब होता है पीपल और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ओके, यानी कि यहां पे जो सिस्टम है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसको कौन रन करेगा? पीपल रन करेगा। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि वेयर द गवर्नमेंट इज रन बाय द पीपल ओनली। रिपब्लिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? मोनार्की। रिपब्लिक का अपोजिट होता है मोनार्की। ओके, या फिर कॉलोनी भी हो सकते हैं हम लोग। तो पहले हम कॉलोनी थे और अब हम रिपब्लिक बन चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पीपल गवर्नमेंट होगी, पीपल सिस्टम होगा। तो 26 जनवरी 1950 पे हमने डिसाइड करा था कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अंडर समवन एल्स। हम किसी और के अंदर में गवर्नमेंट नहीं करेंगे, गवर्नेंस नहीं करेंगे। वी वुड गवर्न आवरसेल्व्स। तो यहां पे हमने पीपल्स गवर्नमेंट जो है रिपब्लिक डे पे, रिपब्लिक के दिन वो स्टार्ट करी है। ओके, इसके अलावा व्हाट एल्स यू नीड टू नो कि जब हम रिपब्लिक बने थे तो हमने क्या डिक्लेयर करा था कि इंडिया किस टाइप की गवर्नमेंट होगी। सो वी डिक्लेयर दैट इंडिया इज गोइंग टू बी अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो टर्मिनोलॉजी है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एसडीआर, ये हमारे प्रियम्बल, ओरिजिनल प्रियम्बल के अंदर में हमने इस टर्मिनोलॉजी को यूज करा है। ऑल्दो बाद में 1976 में हमने इसमें 2 टर्म्स, 2
एस और जोड़ लिए थे, एक तो था सेक्युलर और एक था सोशलिस्ट। तो आज के टाइम में अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हो, आपके पास में जो प्रियम्बल आएगा उसमें आप पढ़ोगे कि वी डिक्लेयर आवरसेल्व्स टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली थे हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखिए, एज अ लॉ स्टूडेंट यू आर सपोज टू नो कि इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे रिपब्लिक मैंने आपको बताई थी कि पीपल गवर्नमेंट है। अब पीपल की गवर्नमेंट तो है, लेकिन चूज कैसे करा जाएगा, इलेक्ट कैसे किया जाएगा? कि यहां पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहां पे हमने डिसाइड करा है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूज करेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट पीपल की गवर्नमेंट इलेक्ट करी जाएगी, जो यहां पे गवर्न करेगा, लॉज बनाएगा, वो सारे के सारे इलेक्टेड पीपल होंगे। तो वो हो गया डेमोक्रेटिक। और तीसरा है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारे ऊपर, वी आर द एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ, कि हम खुद एब्सोल्यूट है, हमारे ऊपर कोई और गवर्न करने वाला, हमें कोई यहां पे रिकमेंडेशन सेंड करने वाला, कोई हम पे ऑर्डर पास करने वाला नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने आप में सॉवरेन है, यानी इसके ऊपर कोई और नहीं है। जैसे कि अगर कोई कहे कि क्या यूनाइटेड नेशन जो है, क्या इसके ऑर्डर हम पे बाइंडिंग है? आंसर इज नो, इसके ऑर्डर्स हम पे बाइंडिंग नहीं है। यूएस है, रशिया, यूएसएसआर है। बिफोर 1991 जब यूएसआर एग्जिस्ट करता था, कई लोग ये स्टेटमेंट बहुत कॉमन था कि जो इंडिया है वो यूएसएसआर के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, यानी कि यूएसएसआर जो पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, इंडिया भी वही पॉलिसी अडॉप्ट करता है। तो पॉसिबली हम हमारे इंटरेस्ट की वजह से वैसा करते थे, बट अगर अगले दिन ही इंडिया चाहता कि अब हम यूएसएसआर के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, या हम यूएसएसआर की पॉलिसी को फेवर नहीं करते हैं, तो इंडिया ऐसा कर सकता था। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो पहले ये प्रेसिडेंट, पहले ये आपके चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेटर ऑन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को हमने चूज क्यों किया? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे इसलिए बिकॉज उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, जो हमें रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ था, उसका कंप्लीशन 26 नवंबर 1949 को हो गया था। यानी कि अगर हम चाहते हैं तो 26 नवंबर या 27 नवंबर से अपने आप को रिपब्लिक डे डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी 27 नवंबर हमारा रिपब्लिक डे होता। तो हमने 26 जनवरी क्यों चूज करा? बिकॉज उससे पहले 1 जनवरी भी था, तो हम चाहते तो 1 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बन जाते। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी, कि जिस वजह से हमने इस डेट को 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे डिसाइड करा। सो द रीजन इज कि 26 जनवरी को हम 1930 ऑनवर्ड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज जो आपका 1929 का कांग्रेस का लाहौर सेशन था। तो ये जो तीनों चारों वर्ड्स मैंने अभी बोले एक साथ में, ये सारे एक एक टर्म, एक एक वर्ड जो है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि 1929 का लाहौर सेशन जो हुआ था, 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था अंडर जवाहरलाल नेहरू। तो इसको चेयर किसने किया था लाहौर सेशन को? कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने। और इस सेशन के अंदर में हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन पास किया था। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहां पे कांग्रेस ने अपना लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लिया था। द गोल या द अल्टीमेट गोल वाज कि वी वांट पूर्ण स्वराज, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम किसी के डोमिनियन नहीं बनेंगे, हम किसी के अंडर में फंक्शन नहीं करेंगे। कोई भी हमें क्या करना है वो नहीं बताएगा। हम हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारा जो फ्यूचर है, हम खुद डिसाइड करेंगे। तो इसलिए हमने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन करा था। और वी डिसाइडेड कि 26 जनवरी नाउ ऑनवर्ड्स हम इसको पूर्ण स्वराज डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो यहां पे इंडिपेंडेंस तो हमने डिसाइड नहीं करी, बिकॉज इट वाज ब्रिटिशर्स जिन्होंने 15 अगस्त डे डिसाइड करी थी हम लोगों को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, इट वाज 15 अगस्त जो उन्होंने हमारे लिए डिसाइड करी थी। तो इसलिए इंडिपेंडेंस डे तो हम इस दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हाउ वी कैन कमेमोरेट दिस डे नाउ। सो वी डिसाइडेड कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ जस्ट 30 डेज। तो एक महीने बाद 26 जनवरी उस डेट को कमेमोरेट करने के लिए हम 26 जनवरी के दिन से अपना रिपब्लिक डे, अपना रिपब्लिक जो है उसको डिक्लेयर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1 जनवरी को भी इन फोर्स हो सकता था, 27 नवंबर को भी हो सकता था, बट वी डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू बी अ फुल रिपब्लिक फ्रॉम 26 जनवरी 1950। और इसीलिए हमारा जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, तो ये तो रहा उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे कि इस बार का जो रिपब्लिक डे था उसमें क्या क्या स्पेशल था।
तो यूजुअली आपको चीफ गेस्ट पता होना चाहिए, थीम पता होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेब्लू कौन कौन से थे, अगर उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ इंटरेस्टिंग था, तो वो काम की चीज हो सकती है। जो थीम है, उस थीम का कंटेक्स्ट क्या है, उस थीम के कंटेक्स्ट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो वो हम वैसे कवर कर चुके हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। ओके, एनीवे, सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि भाई इस बार का जो रिपब्लिक डे था, एक तो वो कौन से नंबर का था, तो आप 1950 से काउंट करके भी निकाल सकते हो। सो जो 2026 वाला रिपब्लिक डे था, दिस वाज द 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद इसका जो मेन सेलिब्रेशन होता है, रिपब्लिक डे का मेन सेलिब्रेशन, मैं मेन सेलिब्रेशन क्यों कह रहा हूं, बिकॉज एवरीवन सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे। हम भी अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर में हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर में, अपने स्टेट कैपिटल के अंदर में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है। बट इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन प्रोग्राम है, हमारा जो मेन प्रोग्राम है, वो कहां पे होता है, तो वो दिल्ली के अंदर में होता है। और कहां पे होता है, इट इज ऑन कर्तव्य पथ। ओके, कर्तव्य पथ, ठीक है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे लेते हुए उस रोड का नाम रखा गया। तो आपको मुझे एक चीज करनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जहां ये कर्तव्य पथ लिखा हुआ है, इसका जो नाम है, इसका नाम कुछ साल पहले ही चेंज हुआ है। तो कर्तव्य पथ का पहले नाम क्या था, कि तो अर्लियर नेम ऑफ कर्तव्य पथ। ओके, अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दीज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट का भी जब उन्होंने ये नेम चेंज करा होगा, तो उनके दिमाग में भी कोई कुछ चीज रही होगी कि हमें क्यों करना है। तो पहले क्या नाम था, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ, अदरवाइज विल डिस्कस इट समटाइम्स लेटर। ओके, सो आई कैन सी योर कमेंट्स, अगर आप देंगे तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। एनीवे, आगे मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हु वर द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट भी आपको पता होने चाहिए कि चीफ गेस्ट कौन था। सो द चीफ गेस्ट वर, ओके, चीफ गेस्ट कौन थे, एक तो है उर्सुला वॉन डर लेयन। ये नाम प्लीज आप याद रख लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो ईयू जो यूरोपियन यूनियन है, उसके अंदर में डिफरेंट बॉडीज हैं। जैसे एक यूरोपियन कमीशन है, एक यूरोपियन काउंसिल है। तो जैसे इंडिया में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं, जुडिशियल बॉडी होती है, ऐसे यूरोपियन यूनियन ने भी अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, जिसके अंदर में उनकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, इस तरीके से है। डिफरेंट इनके रोल्स होते हैं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनल्स हैं, बोथ ऑफ देम वर देयर टू रिप्रेजेंट द यूरोपियन यूनियन। तो चीफ गेस्ट में उर्सुला वॉन डर लेयन, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, शी वॉज देयर। एंड द अनदर पर्सन हु वॉज देयर वॉज एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो प्रेसिडेंट है किसके, यूरोपियन काउंसिल के। तो ये दोनों आपके इस बार के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे। ये डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि उर्सुला वॉन डर लेयन जो है वो किसकी प्रेसिडेंट थी। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एंटोनियो कोस्टा वो किसके प्रेसिडेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यू आर सपोज टू नो कि चीफ गेस्ट कौन थे और कौन सी पोजिशन वो होल्ड करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कि थीम क्या था रिपब्लिक डे का इस बार, व्हाट वाज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे। सो द थीम ऑफ दिस ईयर्स रिपब्लिक डे वाज 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम, इसीलिए इस बार का जो थीम है रिपब्लिक डे का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंदे मातरम जो है वो करंट गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल इश्यू भी क्रिएट करा हुआ है। दे हैव बीन इन द प्रीवियस सेशन, दे हैव बीन एलिजिंग कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने आपके वंदे मातरम को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो डिजर्व करता था। तो कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाया जा रहा है। तो इसलिए वंदे मातरम जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ है। किसने बनाया था, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हु बेसिकली ऑथर्ड या हु बेसिकली क्रिएटेड वंदे मातरम। ओके, तो ये अगर आप मुझे बता पाए और उनकी बुक भी बता पाए तो वो भी और भी बढ़िया होगा। तो 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम वाज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे दिस ईयर। ओके, और क्या स्पेशल था इस बार का, अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो कवर है। आगे जाके जो बेस्ट टेब्लू है और कोई अवार्ड्स होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस बार एक और खास बात क्या थी कि जो आपकी रिपब्लिक डे की परेड होती है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी चीफ गेस्ट होता है जिस कंट्री से वो आता है वहां से भी एक कंटिंजेंट, एक आर्मी का एक मेन कंटिंजेंट या किसी भी आर्म फोर्स का कंटिंजेंट उसमें परेड में पार्टिसिपेट करता है। तो इस बार भी यहां पे यूरोपियन यूनियन का जो मिलिट्री कंटिंजेंट है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज आती हैं, उन सबका एक मिलिट्री कंटिंजेंट ने इस बार पहली बार परेड में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट था इस बार में, तो भैरव बटालियन। अब भैरव बटालियन जो है ये हमने आर्मी डे जो परेड हुई थी इस बार, सो आई एम श्योर यू आर अवेयर कि आर्मी डे परेड जो है इस बार
कहां पे कंडक्ट हुई थी? जयपुर में हुई थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है कि आर्मी डे जो होता है, आर्मी डे जो होता है वो किस डेट को होता है? तो ये जो बटालियन है भैरव बटालियन, इसको इनॉग्रेट या इसका फर्स्ट लुक हमें आर्मी डे के परेड में दिखाया गया था। और अब यहां पे फिर से जो आपकी भैरव बटालियन है इसको रिपब्लिक डे परेड में भी इनकॉर्पोरेट करा गया है। व्हाट इज इट? स्पेशलिस्ट, इट इज अ स्पेशलाइज्ड असॉल्ट इन्फेंट्री यूनिट। और जो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर में ड्रोन यूज करने के अंदर में कैसे आप रेडार यूज कर सकते हो, ऑल ऑफ दिस इसके लिए अच्छे से ट्रेन किया गया है। एकदम शॉर्ट मूवमेंट पे एकदम अगर आपको टारगेटेड अटैक करना है तो उसके लिए इनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया। तो भैरव बटालियन को यहां पे डेब्यू किया गया। इसके अलावा जो रिपब्लिक डे का ओकेजन होता है उस दिन जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं और आपकी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि कैन यू टेल मी विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स कि आप अगर मुझे बता पाए कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है। ओके, और जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो भी रिपब्लिक डे के दिन ही आपके अवार्ड किए जाते हैं। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट गैलेंट्री अवार्ड यहां पे दिया गया। गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो मिलिट्री पर्सनल को मिलते हैं, सिविलियन अवार्ड्स एज द नेम सजेस्ट सिविलियंस को यहां पे अवार्ड किया जाता है। ओके, तो जो गैलेंट्री अवार्ड है उसमें से एक इंपॉर्टेंट गैलेंट्री अवार्ड है आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र जो किसको अवार्ड किया गया है? टू ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। For those of you who are not aware, for those of you who are not aware, कि शुभांशु शुक्ला is the first Indian, he is the first Indian to visit the International Space Station. Okay, first Indian to visit the International Space Station, and he is the second Indian. He is the second Indian to visit, to go into space. He is the second Indian to go into space and the first Indian. He is the first Indian to go to International Space Station. तो हमारा जो गगनयान मिशन प्लान है उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक एक्सरसाइज था जो इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट करा है। ही इज वन ऑफ द 4 पर्सन जो आपके गगनयान मिशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। ओके, सो इज द सेकंड इंडियन टू गो इनटू स्पेस एंड द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होगे मैं कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर ये सेकंड इंडियन थे तो फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस कौन था? फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस कौन था? तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो दिस वाज योर फर्स्ट न्यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो आपके काम की है, हमारे काम की है, वो है आपका कि भाई इंडिया और ईयू जो है उन्होंने अपना जो एफटीए का नेगोशिएशन है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन है उसको कंक्लूड कर लिया। यानी कि द ओनली स्टेप लेफ्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वैसे तो, कि ये जो एफटीए है इट शुड बी अप्रूव्ड एंड पास बाय बोथ द हाउसेस, कि दोनों जो गवर्नमेंट्स है, दोनों जगह की जो गवर्नमेंट्स है या जो भी उनका रेटिफिकेशन का प्रोसेस होता है वहां से वो पास हो जाए। अब मैं यहां पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि इंडिया में जब एफटीए को अप्रूव करना होता है तो हमें लेजिस्लेचर से पास कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर में बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ नेशन, तो यहां पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको इसको पास करना होता है। ओके, तो इसलिए आप थोड़ा सा फिर से अगर मैं क्लियर करूं, इंडिया के अंदर में एफटीए गवर्नमेंट साइन कर देती है, उसको हमें पार्लियामेंट से पास करवाना नहीं होता, यानी कि इट्स एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन। बट यूरोपियन यूनियन के केस के अंदर में बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज आर इन्वॉल्व, तो इट हैज टू बी पास्ड बाय ऑल द कंट्रीज। तो इस तरीके से आपका जो होता है वो एफटीए फोर्स में आता है। तो यहां पे द गुड न्यूज है कि इंडिया ईयू का जो एफटीए है उसका नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गया है। द चांसेस आर वेरी हाई कि ये दोनों ही कंट्रीज में या ईयू के अंदर में सारी कंट्रीज में एंड प्लस इंडिया के अंदर में इजीली ये आपका पास हो जाएगा। ओके, तो यहां पे इंडिया ईयू का जो एफटीए है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको प्रमोट भी इस तरह से करा जा रहा है। बोथ द साइड्स आर सेइंग दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स, कि इससे बड़ी डील, इससे बड़ा एफटीए आज तक नहीं हुआ है और शायद ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। Which might be true also because यहाँ पे India is also feeling the heat of US tariffs and European Union is also feeling the heat of US tariff and both of them are looking for alternative to US, कि USA का alternative हम दोनों के लिए कैसे create कर सकते हैं। तो ये जो आपका FTA it would go in long way, it would go a long way in providing some space for maneuvering to both India and EU when it's come to US when it's come to US hegemony. ओके, एनीवे, तो यहां पे इंडिया ईयू का एफटीए साइन हुआ है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? अब देखिए, वैसे तो हम इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं कि ट्रेड फ्री हो जाती है, बट इट डजंट मीन कि यहां पे सब कुछ फ्री हो जाता है। जरूरी नहीं है कि इसमें कोई भी टैक्स ना लगाया जाए। यस, इट इज पॉसिबल कि जीरो टैक्स हो जाए, बट यूजुअली कुछ इंपोर्ट टैक्स जो होता है वो बहुत बार लगाया जाता है। तो यहां पे या तो रिड्यूस होता है या एलिमिनेट होता है।
ओके तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे सारा का सारा जो टैक्स है वो रिमूव हो जाए, एलिमिनेट भी हो सकता है बट कई बार रिड्यूस भी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफटीए में जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, सारा ट्रेड उसमें फ्री नहीं होता है। इसके अंदर में हो सकता है कि हम कुछ सेक्टर्स को ओपन करें या हम कुछ सेक्टर्स को एक्सेप्शन रखें टू ओपनिंग, कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ओपनिंग, कि भाई इन सेक्टर में, जैसे इंडिया यूजली एग्रीकल्चर डेयरी को ओपन नहीं करता है, ईयू जो है वो यहाँ पे अलग सेक्टर्स को, स्टील का सेक्टर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे शायद उसको ओपन ना करे। इस तरीके से हम सेक्टर्स में, सारे सेक्टर्स ओपन नहीं होते एफटी के अंदर में, यहाँ पे या तो कुछ ओपन होते हैं या सारे ओपन होते हैं और कुछ को हम क्लोज रखते हैं डिपेंडिंग ऑन हम कितना बड़ा एफटीए साइन कर रहे हैं। ओके दूसरा है वी इंप्रूव मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस इंप्रूव करने से मतलब यह है कि यहां पे हम जो फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं, एफटीए वाली कंट्री से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। पूरा मार्केट जो होता है उसके ऊपर पे और कोई कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं। जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को यहां पे ट्रीट किया जाता है, ऐसे ही फॉरेन प्रोडक्ट को हम ट्रीट करते हैं। और तीसरा है, सिर्फ एफटीए जो होते हैं वो सिर्फ ट्रेड पे लिमिटेड नहीं होते हैं। तो ऑल्दो हम यूज एफटीए बोलते हैं उसके लिए, बट इसके अंदर में ट्रेड भी इन्वॉल्व होता है, सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है। जो एफडीआई इंडिया में आती है या इंडिया से एफडीआई यू में जाएगी, वो सब भी एफटीए का पार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है बट यूजुअली एफटीए के अंदर में गुड सर्विसेज और आपका इन्वेस्टमेंट तीनों ही कवर होता है। इसके बाद आपका जो स्टेटस क्या है, करंट एफटीए जो इंडिया यू का, इसका करंट स्टेटस क्या है? सो वी हैव जस्ट डिस्कस कि भाई नेगोशिएशन कंक्लूड हो गए, तो ये आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी रेटिफिकेशन बचा हुआ है। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब भी कोई ट्रीटी या इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना होता है किसी कंट्री में, तो वहां पे पहले लीडर्स नेगोशिएट करते हैं, एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लेते हैं साइन करके, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंट होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, उसमें एक स्टेप और ऐड हो जाता है, विच इज द रेटिफिकेशन, विच इज द रेटिफिकेशन। तो जो आपका एफटीए है ये इंप्लीमेंट तभी होगा जब ये रेटिफाई हो जाएगा। और रेटिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सो द रिक्वायरमेंट फॉर रेटिफिकेशन इज कि इसको यूरोपियन पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होता है। सो इट नीड्स अप्रूवल ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट की, वहां से ये जब पास हो जाएगा तो ही आप कर सकते हो। और सेकेंड, जो मैंने आपको बताया कि बिकॉज ईयू इज नॉट अ कंट्री इन इटसेल्फ, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्री, तो बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है, तो यहां पे जितने भी ईयू मेंबर स्टेट हैं उनको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद अब आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर इस चीज को लेके कि लेट से अगर 27 में से 24 एग्री करते हैं, तो क्या वो 20 जो 3 कंट्रीज है उन पे फोर्स किया जाएगा, या फिर अगर 24 कंट्रीज एग्री करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 24 कंट्रीज के ऊपर पे इंप्लीमेंट होगा। इसके लिए हमें ईयू का उनके डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस उनको पढ़ना पड़ेगा। तो पॉसिबली अगर ऐसा कुछ होता है तो न्यूज में पक्का से आएगा, तो हम उसको तब पढ़ लेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि ये जो डील हुई है ये अभी आप पे बाइंडिंग नहीं हुई है। बाइंडिंग कब होगी? जब यूरोपियन पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर देती है एंड इसके अलावा जो ईयू के मेंबर स्टेट्स हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो तब तक ये रेटिफाई नहीं हुई है, तब तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा क्या टाइमलाइन थी? ये आपका जो ईयू इंडिया ईयू एफटीए है, इसका फेजेस क्या रहे, किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है ये आपका? तो 2007 में हमने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना टाइम निकल चुका है, 15-16 साल लगे हैं हमें इस एफटीए को कंक्लूड करने में। बट द रीजन कि इसको इतना टाइम इसलिए लगा है बिकॉज 2014 में देयर वाज अ कंप्लीट फेलियर, कि वी हैड डिसाइडेड कि हम इंडिया ईयू जो है इनमें इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो गए थे कि वी डिसाइडेड कि हम इसको अभी साइन नहीं करेंगे। तो 2014 से 2022 में हमने टॉक्स को फ्रोज कर दिया था। इट वाज लाइक कि ये इंडिया ईयू का एफटीए कभी नहीं आएगा। लेकिन 22 में हमने प्रेगमेटिक अप्रोच यहां पे अप्लाई किया। प्रेगमेटिक अप्रोच का है कि वी वर पॉजिटिव, वी फेल्ट कि भाई इसमें पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है, हम उस पर फोकस करते हैं। लेट्स सी कि इसका हमें प्रोज क्या होने वाले हैं एफटीए के, रेदर देन लुकिंग एट कॉन्स। तो कॉन्स हम बाद में देख लेंगे, पहले प्रोज देखते हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म में दोनों कंट्रीज के लिए, दोनों ग्रुपिंग्स के लिए क्या यहां पे ये सक्सेसफुल है। तो फाइनली 22 में हमने वापस से इंडिया और ईयू के ऑफिशियल्स ने बैठ के वापस से इसके नेगोशिएशंस को स्टार्ट किया एंड फाइनली 2026 के अंदर में हमने नेगोशिएशंस को कंक्लूड कर दिया है। ओके, एंड इट इज अगेन ऑन अ वेरी हैप्पी ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे कि वी हैव फाइनली सेड कि नेगोशिएशंस आर कंक्लूडेड एंड ओनली रेटिफिकेशन इज लेफ्ट। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप, बट यस रेटिफिकेशन ही बचा है।
ओके इस बार चेंज क्या हुआ है, सो वी डिसाइडेड कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हर जगह कंसेंसस करें, वी विल सेट असाइड सेक्टर्स वेयर कंसेंसस वाज नॉट पॉसिबल। तो एग्जांपल के लिए अगर इंडिया बहुत एडमेंट है कि हम एग्रीकल्चर या डेयरी को ओपन नहीं करेंगे, तो फॉर द टाइम बिंग लेट्स नॉट डिस्कस दैट। या फिर यूरोपियन यूनियन हमारे ऊपर पे कार्बन टैक्स लगाना चाहते हैं, दे आर लाइक कि नहीं कार्बन टैक्स तो लगाया जाएगा, सो फॉर द टाइम बिंग इंडिया डिसाइडेड कि हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेट डिस्कस ऑन द एरियाज जहां पे हम कॉपरेट कर सकते हैं। और यहां पे हमने कोशिश क्या करी है कि हम यहां पे एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू चेन क्रिएट करें। स्ट्रैटेजिक वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझिए कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, आज का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो आईफोन इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अब आईफोन जो है वो सिर्फ एक कंट्री में नहीं बनता है, लेट्स से फाइनली वो शायद इंडिया में या चाइना में असेंबल हो, लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहां पे जब इंडिया ईयू का एफटीए साइन होगा, तो अगर लेट्स से ईयू अभी तक चाइना या जापान या किसी और कंट्री से कोई पार्ट मंगा रहा था, बिकॉज ऑफ एफटीए प्राइस कम होगी, और अब इंडिया के पास में भी या इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास में भी ये ऑप्शन होगा या उनके पास में अब ये चॉइस होगी कि वो भी इस डील के अंदर में पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा भी दिस इज गोइंग टू एनहांस इंडियाज रोल एज अ स्टेबल इकोनॉमिक पार्टनर, कि यहां पे जब इंडिया ईयू के बीच में एफटी होगी, सो इंडिया वुड बी अ स्टेबल इकोनॉमिक पार्टनर फॉर द ईयू। तो जब यूएस के साथ में उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा या किसी और कंट्री के साथ कोई इश्यू फेस कर रहा होगा, तो दे कैन रिलाई ऑन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अ काउंटर वेट इन अ शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो फिर से वही बात कही जा रही है कि जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है अवे फ्रॉम यूएस एंड मे बी टुवर्ड्स चाइना, तो यहां पे इंडिया जो है वो काउंटर वेट की तरह यहां पे कर सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट डज इट शोज, इट शोज कि जो इंडिया है इट इज बिकमिंग अ रिलायबल पार्टनर ऑफ ईयू, इट इज बिकमिंग अ रिलायबल पार्टनर ऑफ ईयू इन इट्स ग्रोथ स्टोरी। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू इंडिया ईयू एफटी। ठीक है, अब एक पॉजिटिव न्यूज सुन ली, अब एक नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव न्यूज जो है, ऑल्दो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यहां पे यूएस ने जो डिसीजन लिया था, अभी हमने जनवरी में ही पढ़ा है कि यूएस ने डिसाइड करा है कि वो 66 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे उसकी मेंबरशिप को वहां से रिप्लेस कर रहा है, रिमूव कर रहा है अपने आप को। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, इसका जो इंपैक्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन पे वो नेग्लिजिबल है, बिकॉज यूएस जो यूजुअली जिसकी इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियल हेफ्ट, कि जो फाइनेंशियल वो डोनेशंस देता है, फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन करता है, इस वजह से यूएस इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन इसके अंदर में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है। तो करंटली बहुत अच्छी बात है कि उसने इनिशियली ही यहां से रिमूव होने का डिसाइड करा है, इसका पार्ट नहीं बनने का डिसाइड करा है, बिकॉज अगर ये बड़ा फाइनेंशियल प्लेयर होता तो देन इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रन करने में प्रॉब्लम होती। अब देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के लिए, और ये इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो इंडिया ने यहां पे इनिशिएट किया था। तो आप समझ के देखिए कि कोई कल यूनाइटेड नेशन अगर इंडिया बनाता तो आप समझ सकते कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यूएन होता। तो सिमिलरली इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इंडिया का एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये शोकेस करेगा कि इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है, एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। और फ्यूचर में हमारा जो क्वेश्चन है या हमारा जो स्टांस है टू बिकम अ सुपर पावर, टू बिकम समवन जिस पे सारे कंट्रीज रिलाई कर सकते हैं, वो स्टांस भी हमारा स्ट्रांग होता है। ओके, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो एज अ नेम सजेस्ट कि सोलर का अलायंस है, सोलर पावर से रिलेटेड अलायंस है। तो यहां पे इंडिया ने इसको इनिशिएट करा था सो दैट हम सोलर अलायंस जो है, सोलर पावर का जो यूसेज है उसको यहां पे इंक्रीज कर सके। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली इज आईएसए? आईएसए को अगर हमें डिफाइन करना हो कि भाई व्हाट इज आईएसए, तो आप उसको क्या बोलोगे? सो इट इज अ ट्रीटी बेस्ड, इट इज अ ट्रीटी बेस्ड। अब ट्रीटी बेस्ड होने का मतलब क्या है, ट्रीटी बेस्ड होना इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको क्रिएट करनी है और यू वांट कि इट शुड बी अ लीगल एंटिटी, कि यस इसके पास में पावर होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स को, एमओयूज को साइन करने की, एग्रीमेंट्स में एंटर करने के लिए, कंट्रीज को मेंबर बनाने के लिए, इसके रूल्स रेगुलेशंस को बाइंडिंग करने के लिए अपने मेंबर्स पे, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि ये एक एग्रीमेंट बेस्ड या ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो। सो बिकॉज इट इज ट्रीटी बेस्ड, तो ये अपने आप में एक लीगल एंटिटी है।
ओके तो फॉर एग्जांपल कि इंडिया, लेट्स से इंडिया ने इसको क्रिएट करा, कल इंडिया इसका मेंबर नहीं रहता है तो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है और ये आगे कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। ओके तो एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेंट होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज इसके मेंबर्स होते हैं और इंटर गवर्नमेंटल यानी कंट्रीज के बीच में इसके अंदर में नेगोशिएशंस होते हैं। और इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन। सोलर एनर्जी को वर्ल्ड ओवर हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं वो ही इसका प्राइमरी फोकस है। Okay, so I missed out on your answer. Ishant has answered already. First Indian to go into space is yes, Rakesh Sharma. So yes, that is an important one. ठीक है, सो यस यू वर करेक्ट भाई, राकेश शर्मा है। और भी क्वेश्चंस पूछे मैंने तो आपसे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी सब भी प्लीज आप आंसर करिए। ओनली 2 और 3 हैं जो आपके कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस्ट ऑफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन द लाइव सेशन। यस आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स आफ्टर द लाइव सेशन इज एंडेड, बट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो अगर आप यहां करोगे तो आई विल बी आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू। ओके तो ठीक है, एनीवे तो यहां पे ये इसका आपका ट्रीटी बेस्ड है, इंटर गवर्नमेंटल है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोलर एनर्जी का अडॉप्शन है। इसके अलावा इसको इनिशिएट करने वाले कौन है? तो इट वाज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस जो है दोनों ने मिलकर इसको इनिशिएट करा था। इट्स नॉट जस्ट अ सोल इनिशिएटिव ऑफ इंडिया और ऑफ फ्रांस, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। ओके कब अनाउंस किया गया था? तो दिस वाज अनाउंस्ड इन 2015। 2015 में आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई थी, तो 26 में इसका 11th ईयर चल रहा है, तो 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। ओके कब हुआ था लॉन्च? ये 2015 में। तो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, यूएनएफसीसीसी है। क्या मुझे कोई फुल फॉर्म बता सकता है इसका? यूएनएफसीसीसी जो है आपका, तो उसका ये जो कॉन्फ्रेंस होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ये कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएनएफसीसी, उसका जो 21st मीटिंग हुआ था वो 2015 में कंडक्ट हुआ था। कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। पेरिस वाला जो सीओपी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया था। एनीवे जो सीओपी 21 जो क्लाइमेट समिट है पेरिस में, उसमें इंडिया ने और फ्रांस ने उसके साइडलाइंस पे, मतलब कि इट इज वाज नॉट पार्ट ऑफ सीओपी 21, इसके साथ में जब वहां पे मीटिंग चल रही थी फ्रांस में हुआ था, तो इंडिया फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी डिक्लेयर यहां पे किया था। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 2015 में अनाउंस हुआ था, बट इसका एक प्रीवियस वर्जन भी था जो था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG। तो ये प्रीवियस इटरेशन ही है, ये प्रीवियस वर्जन ही है किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ही प्रीवियस वर्जन है ये, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ओके तो ये यहां पे इसको ही बाद में चेंज करके आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बिकॉज इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर में, और कहां पे है? इट इज इन गुरुग्राम ओनली, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। ओके मेंबरशिप ओवर 120 मेंबर कंट्रीज आर देयर। तो इसके अभी जो करंटली मेंबर्स हैं वो बहुत हो चुके हैं, 120 प्लस हैं। अब इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे के साथ कवर करना चाहूंगा, दैट पॉइंट बीइंग कि इसके जो 120 मेंबर कंट्रीज हैं वो इसलिए है बिकॉज अब इसकी जो मेंबरशिप का क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। करंट मेंबरशिप क्राइटेरिया इज कि ऑल यूएन मेंबर्स कैन बी अ मेंबर ऑफ ISA, यानी इसकी मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द यूएन मेंबर्स। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओरिजिनली जब ISA को 2015 में क्रिएट करा गया था उस टाइम में इसकी मेंबरशिप सारे यूएन मेंबर्स के लिए ओपन नहीं थी। इट वाज ओपन टू ओनली ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। So the countries which are in the tropics, जो maximum sunlight receive करते हैं, only they were declared to be, या they were allowed to be part of the international solar alliance because it was felt कि भाई polar country कोई है वो क्यों इसका member बनना चाहेगा। लेकिन with time we had decided in pragmatically कि भाई इसकी जो membership है वो सब UN members के लिए open होनी चाहिए। So now it is open to everyone, but originally क्या था? Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में जो countries हैं only they were the participants। अच्छा चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप ये बताइए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, लैटिट्यूड्स में अगर मैं इसका आपसे पूछूं कि कौन सी लैटिट्यूड होती है, कौन सी डिग्री लैटिट्यूड है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और कौन सी वो डिग्री लैटिट्यूड है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ईशांत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही आंसर है ईशांत आपका ये।
ओके, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका, कि भाई इसमें कौन कौन से, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर में कौन कौन से हमने बॉडीज क्रिएट करी है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होगी, बट असेंबली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका एनुअल, एक आपका एनुअल असेंबली कराई जाती है, हर साल एनुअली एक असेंबली कंडक्ट की जाती है जो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ओके, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी, असेंबली है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एक को प्रेसिडेंट होता है। एज ऑफ नाउ जो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट है वो या तो इंडिया होगा या फ्रांस होगा। ओके, तो जिस भी कंट्री के अंदर में इसकी आईएसए की असेंबली कंडक्ट कराई जा रही है, यूजली अभी ऑल्टरनेटिवली इंडिया और फ्रांस में होती है, तो जिस कंट्री में कंडक्ट हो रही है वो प्रेसिडेंट हो गया, और जो उसके साथ में, जैसे फ्रांस में हो रही है तो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट होंगे इमैनुअल मैक्रोन, ही वुड बी द प्रेसिडेंट, एंड को प्रेसिडेंट हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहाँ पे इंडिया में होगी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड बी द प्रेसिडेंट एंड इमैनुअल मैक्रोन वुड बी द को प्रेसिडेंट ऑफ दिस। ओके, और इसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिसीजन टेकन कलेक्टिवली बाय मेंबर स्टेट। तो यहां पे कोई वोटिंग नहीं है, बेसिकली कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है, ऐसा नहीं है मेजॉरिटी से कोई डिसीजन लेना है, कलेक्टिवली मिलकर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं व्हाट अबाउट यूएसए नाउ। तो यूएसए ने कब ज्वाइन किया था आईएसए को, तो इंडिया, सॉरी नॉट इंडिया, आईएसए को यूएस ने ज्वाइन किया था 2021 के अंदर में। बट द गुड थिंग एज ऑफ नाउ वाज कि भाई ये कुछ 2.1 मिलियन डॉलर इसने 3 साल में दिए हैं, 1 साल में भी नहीं 3 साल में दिए हैं, और इसका जो बजट है वो अब बिलियंस में जाना स्टार्ट हो चुका है, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रह चुका है, सिर्फ लेस देन 1% ऑफ द टोटल फंड्स। तो यू कैन सी हियर कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका इन्वॉल्वमेंट है वो नेग्लिजिबल था, इसलिए इसका इंपैक्ट भी जो है वो मिनिमल ही होने वाला है। जैसे कि यहां फाइनेंशियल इंपैक्ट मिनिमल है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है यूजुअली। ओके, कोर प्रोग्राम्स जो है वो बाकी सारे चलते रहेंगे। लॉस कहां पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत ग्लोबल कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, टेक्निकल इन्फ्लुएंस वो कम हो सकता है, बिकॉज टेक्निकली बहुत साउंड है यूएस जो है, तो यूएस से हमें टेक्निकल असिस्टेंस मिल सकती थी। डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग करी जा रही है कि यूएस जो है वो इसके सपोर्ट में नहीं है, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सारे जो हैं ये मैटर इसलिए नहीं करते बिकॉज अभी करंटली जो होस्ट कर रहा है उस कंट्री को, हु इज लीडिंग दैट कंट्री, इट इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको लीड कर रहा है, और वो जो भी एक्शन लेता है, नो वन केयर्स, नो वन बिलीव्स कि भाई इसमें कोई एक्चुअल में यूएस की तरफ से कोई डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग आ रही है, दीज ऑल आर प्रेशर टैक्टिक्स, तो पॉसिबली ये मैटर नहीं करेगा। ओके, तो दिस वाज विद रिगार्ड टू योर आईएसए। ओके, आई कैन सी हियर टॉपिक, ओके, यमी दीवान ने दिया है, यामिनी देवान ने, यस बिल्कुल करेक्ट, 23.5 नॉर्थ और साउथ, यस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ पे है, और आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो 23.5 साउथ में आता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ये। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। सो अब हम आ चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज पे। तो देखिए, दो न्यूज़पेपर का जो मैं बार बार आपको बेनिफिट बताता रहता हूं, द बेनिफिट इज कि भाई आपका दोनों न्यूज़पेपर में कई बार एक न्यूज़पेपर में अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, कई बार दूसरे में अच्छे से कवर होती है, या कई बार जो न्यूज है वो एक ही न्यूज़पेपर में कवर होती है। तो आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप 2 न्यूज़पेपर पढ़िए। दूसरा, चाहे आप ड्रॉपर बैच के हैं तो भी 2 न्यूज़पेपर मत पढ़िए, इससे बेटर है कि आप कोई और सब्जेक्ट के ऊपर पे अपना वर्क करिए। ओके, तो यहां पे ये न्यूज एनालिसिस देखिएगा, दोनों न्यूज़पेपर आपके कवर हो जाएंगे इसमें। ओके, तो यहां पे जो बद्रीनाथ और आपके केदारनाथ की जो टेंपल कमिटीज हैं, जो बेसिकली टेंपल की डे टू डे एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, देयर इज अ प्रपोजल देयर एज ऑफ नाउ, इट इज नॉट फाइनलाइज्ड, देयर इज अ प्रपोजल कि जो नॉन हिंदूज हैं उनको चार धाम टेंपल्स के अंदर में एंट्री नहीं देनी चाहिए। ओके, अब बिफोर आई मूव अहेड, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल इज कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो चार धाम टेंपल्स हैं, ओके, अब चार धाम एक तो है कि जो आपके चारों कॉर्नर्स में जो शंकराचार्य ने बनाए थे, लेकिन एक यहां पे जिन चार धाम की बात हो रही है, ये वो चार धाम है जो उत्तराखंड में है। चारों के चारों जो है, यूके मतलब यहां यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन से चार धाम है? 2 तो आपने पढ़ ही लिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ हो गए। इसके अलावा जो 2 और धाम हैं आपके चार धाम में से जो उत्तराखंड में, वो कौन से हैं? तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो यहां पे उन्होंने प्रपोजल दिया है कि भाई नॉन हिंदूज का, जो सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं आजकल, यहां पे हिंदूज जो है वो एक टर्म यूज करा जा रहा है, जो सब बेसिकली किस तरीके से, हिंदूज तो वो लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, जो ओरिजिनली इंडिया के हैं, और सनातन धर्मी है जो आपका जो
यूजुअली जो रिलीजन माना जाता है हिंदुइज्म का, अब उन सबको क्या कहा जा रहा है, सनातन धर्मी कहा जा रहा है। तो व्हाट द टेंपल कमिटी हैज प्रपोज्ड कि जो 4 धाम टेंपल्स हैं इसके अंदर में जो नॉन हिंदूज है उनको एंट्री ना दी जाए। एंड देयर आर्ग्यूमेंट इज कि बिकॉज वो उस रिलीजन को ही बिलोंग नहीं करते हैं, सो व्हाई दे शुड बी अलाउड एंट्री। ओके, तो ये उनका आर्ग्यूमेंट है। आई डोंट एग्री टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आई बिलीव कि जो टेंपल्स होते हैं, रिलीजियस जो प्लेसेस होती हैं, इट शुड बी ओपन टू ऑल। बिकॉज लेट्स से कि अगर कोई नॉन हिंदू है, व्हाट इफ ही इज एक्सपेरिमेंटिंग और ही और शी इज ट्राइंग टू नो मोर अबाउट हिंदुइज्म एंड ही और शी माइट वांट टू बिकम अ हिंदू इन लेटर इन द लाइफ, तो उसके लिए इट इज रिक्वायर्ड कि आपका जो रिलीजन है वो बहुत ओपन होना चाहिए। सो पॉसिबली यहाँ पे जो है इस टाइप की जो चीजें होती हैं इन अ डेमोक्रेटिक एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री लाइक इंडिया, ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के अगेंस्ट भी जाती हैं। तो एज अ लॉ स्टूडेंट आपका भी मेन फोकस, इसको आप जस्टिफाई करोगे या नहीं करोगे, इट शुड डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। अब यस, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिफाइड है? तो यस, करा तो जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जिसके अंदर में शायद जस्टिफाई किया जा सके, तो हम वो भी देखेंगे। बट मेनली इसका जस्टिफिकेशन क्यों नहीं है, व्हाट आर द प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिस वजह से इस टाइप की प्रैक्टिसेस को पॉसिबली अलाउ नहीं किया जा सकता, स्पेसिफिकली इन दीज टेंपल्स लाइक 4 धाम। ओके, सो यू हैव आंसर, ईशांत हैज आंसर, यस करेक्ट। तो गंगोत्री और यमुनोत्री दो जो आपके हैं, एक तो गंगोत्री है और एक यमुनोत्री है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम है जो उत्तराखंड के अंदर में। इसके अलावा जो है आपके 4 धाम जो हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के भी डिफरेंट एरियाज में भी काउंट करे जाते हैं। तो क्या आप वो बता सकते हैं क्या जो शंकराचार्य ने 1st सेंचुरी एडी के अंदर में डिसाइड करे थे? ओके, तो यहां पे एक बार हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसको लीगैलिटी देने की, लीगैलिटी इलीगैलिटी इसकी क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है इसमें। तो देखिए, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14, उसको सपोर्ट करता हुआ आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी फॉर लॉ की, विच मीन्स कि जो भी पर्सन है, एवरी पर्सन शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ। ओके, और इसके अंदर में रिक्वायरमेंट क्या होती है, या बेसिकली क्या कह रहा है कि कहीं पर भी कोई आर्बिट्री डिसीजन नहीं हो सकता है, कहीं पर भी आप आर्बिट्री रूल्स रेगुलेशंस को डिफाइन नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। और अगर आप यहां पे आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेट करते हो तो वो चीज जो होगी वो अलाउ नहीं की जाएगी। ओके, तो यहां पे इस पर्पस के लिए आर्टिकल 14 है। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 15 जो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड है? रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है। और ये स्पेसिफिकली कहता है कि रिजर्व जो प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन का ऑन दीज ग्राउंड, इट इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड व्हेन इट कम्स टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, और पब्लिक प्लेस के अंदर में जो पब्लिक टेंपल्स हैं वो भी आते हैं। अब आपके घर का जो प्राइवेट टेंपल है उसमें तो आपका राइट है, आप किसको अलाउ करेंगे किसको नहीं करेंगे, बट जो पब्लिक प्लेस है, जो टेंपल भी एक पब्लिक प्लेस ही होता है, तो उसके अंदर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो उसमें सबसे पहले ही रिलीजन टर्म आता है। तो जब आप इस तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो, उसको एंट्री अलाउ नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं किसी चीज का वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे आर्टिकल 15 और 14 का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। अब देखिए, कई लोग इसको जस्टिफाई करेंगे कि हमारे पास आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है कि एवरी पर्सन इन इंडिया, ऑल्दो चाहे कोई फॉरेनर हो, अगर वो इंडिया में भी आ रहा है, तो एवरी पर्सन इन इंडिया हैज अ राइट टू रिलीजन, यानी कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, कैसे फॉलो करना चाहता है, उसमें किस तरीके से वो वर्शिप करना चाहता है, वो सब उसके राइट में है। लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो रिलीजन के अंदर में भी इस तरीके से आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है। जैसे कि बहुत कॉमन होता है, और ये सिर्फ रिलीजन के अंदर में है, कि सेक्स के बेसिस पे बहुत जगहों पे विमेन की एंट्री अलाउ नहीं होती है। जैसे एक बहुत फेमस मंदिर है आपका केरला में, सबरीमाला मंदिर, वहां पे जो मेंस्ट्रुएशन एज में विमेन होती हैं उनकी एंट्री अलाउ नहीं होती है। तो यहां पर में सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ऑफ द व्यू कि आप इस तरीके से अनलेस कि वो एसेंशियल पार्ट है आपके रिलीजन का, आप इस तरह से एंट्री को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास में प्रॉपर ग्राउंड्स हैं तो आप एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो।
अब यहां पे इश्यू क्या आ रहा है? इश्यू इस कि अगर आप यहां पे देखें बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर में व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच दे आर सेइंग कि भाई यहां पे हम नॉन हिंदूज को एंट्री अलाउ नहीं करेंगे? क्या ये कोई हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है जिस वजह से आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो, या फिर ये कोई इजेंशियल प्रैक्टिस है, इजेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसके अंदर में अगर आपको ये अलाउ नहीं किया जाता तो आपका राइट टू रिलीजन है वो वायलेट होता है? इसके अलावा एक आर्टिकल 26 भी है जो डील करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो जो टेंपल कमेटी है उसको रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करने की, मैनेज करने की उसके पास में पूरी फ्रीडम है कि वो कैसे टेंपल कमेटी कैसे अपने टेंपल को गवर्न करना चाहती है, रन करना चाहती है, इसकी पावर उसके पास में भी है। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लेमर है, डिस्क्लेमर है। व्हाट इज दैट? कि भाई वो ये है कि ये जो आर्टिकल 26 है ये अप्लाई होता है डिनोमिनेशन टेंपल्स को, नॉट पब्लिक टेंपल्स को। ओके, डिनोमिनेशन टेंपल का मतलब हो गया कि जो टेंपल एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रिलीजन या एक पार्ट ऑफ रिलीजन के लिए ही यहां पे बनाया गया है, सिर्फ उनके लिए है, तो वहां पे तो डिनोमिनेशन टेंपल पे अप्लाई होता है। पब्लिक टेंपल के ऊपर पे आप इस तरीके से अपना फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे तो आर्टिकल 26 के अंदर में कभी आपको इश्यू नहीं आएगा अगर इसका क्वेश्चन आता है लीगल में। तो देखिए पब्लिक टेंपल क्या है, रिलीजियस, और डिनोमिनेटेड टेंपल क्या है। तो देखिए पब्लिक टेंपल है जो ओपन टू जनरल पब्लिक होता है, यूजुअली स्टैट्यूटरी या स्टेट कंट्रोल में होता है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है और उनकी जो टेंपल कमेटी है वो उत्तराखंड के एक लॉ के अंदर में स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ की टेंपल कमिटीज हैं वो ये क्लेम नहीं कर सकती हैं कि हम जो हैं वो डिनोमिनेशन टेंपल हैं, दे आर अ पब्लिक टेंपल। और ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बिकॉज दे आर अंडर स्टैट्यूटरी और स्टेट कंट्रोल। और इनके जो रिस्ट्रिक्शंस, अगर ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं इस तरीके से कि नॉन हिंदूज को एंट्री नहीं होगी या लेट्स से फीमेल्स को एंट्री नहीं होगी, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली स्क्रूटिनाइज करे जा सकते हैं। एंड व्हाई दे कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली स्क्रूटिनाइज्ड? बिकॉज ये सब क्या है, ये पब्लिक टेंपल है और इनके ऊपर पे वो ही रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नेंस, उसके प्रिंसिपल्स लगाए जाएंगे जो किसी भी एक पब्लिक प्लेस पे लगाए जाते हैं। अगर ये डिनोमिनेशन टेंपल होता तो ये एक स्पेसिफिक रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए होता, तो इनके पास में ग्रेटर ऑटोनॉमी होती। ओके, तो इस वजह से बिकॉज ये डिनोमिनेशन टेंपल नहीं है तो यहां पे ये जो आर्ग्यूमेंट है फेल हो जाता है। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर ये डिनोमिनेशन टेंपल में भी काउंट हो जाते चार धाम के, तो इसके अंदर में भी इनकी जो ऑटोनॉमिक ग्रेटर तो है बट एब्सोल्यूट नहीं है। तो इनको यहां पर भी अगर नॉन हिंदूज की एंट्री को प्रोहिबिट करना है तो उसके लिए इन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो आई वुड वांट कि आप राइट साइड में फोकस करिए कि क्या यहां पे नॉन हिंदूज की लीगली एंट्री बार कर सकती है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं चाहे डिनोमिनेशन टेंपल हो या पब्लिक टेंपल हो, तो यहां पे ये रूल्स अगर फॉलो होते हैं, ये चीज अगर होती है तो ही है। तो देखिए पब्लिक प्लेस में, पब्लिक टेंपल्स में तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, पब्लिक टेंपल के अंदर में तो कर ही नहीं सकते, तो चार धाम की तो बात ही नहीं हो रही। व्हाट अबाउट डिनोमिनेशन टेंपल, क्या वहां किया जा सकता है? तो उसके अंदर में भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपका एसेंशियल प्रैक्टिस है। जैसे कि अगर आप शो कर दो कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है नॉन आर्बिट्री है, ऐसा नहीं है कि हम हिंदूज के अलावा कुछ नॉन हिंदूज को तो अलाउ कर रहे हैं और कुछ नॉन हिंदूज। एग्जांपल के लिए जो बहुत कॉमन हो सकता है कि हम यहां पे क्रिश्चियंस को अलाउ कर रहे हैं या मुस्लिम्स को अलाउ नहीं कर रहे, या मुस्लिम क्रिश्चियंस को अलाउ कर रहे हैं या सिख को अलाउ नहीं कर रहे। ओके, तो इस तरीके से नॉन आर्बिट्रीनेस शो करना पड़ेगा। सेकेंड इज कि ये हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश है कि कभी भी ये टेंपल जब से बना है हमारा डिनोमिनेशन टेंपल, इसमें नॉन हिंदूज की एंट्री नहीं थी, ये हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। और तीसरा है कि दिस इज एसेंशियल टू योर रिलीजन, कि ये जो प्रैक्टिस है ये रिलीजन के लिए एसेंशियल है आपकी। तो अगर ऐसा है, इनमें से कुछ प्रूव कर देते हो तो पॉसिबली तभी आप इसको प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज ये चीज आपको अलाउ नहीं होगी। और ये चीज हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू भी आपकी फाइनलाइज होती है। इससे भी हमें उसका एविडेंस मिलता है कि यहां पे राइट टू वर्शिप इज नॉट एब्सोल्यूट एट एवरी प्लेस, स्टेट कैन रेगुलेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ओके, तो यहां पे अगर टेंपल कमेटी का लॉ बना भी देता है कि नॉन हिंदूज की एंट्री नहीं होगी, तो स्टेट जो है उसमें प्लेस ऑफ वर्शिप की एंट्री को रेगुलेट कर सकती है। लेकिन क्या पता उत्तराखंड की गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना दे कि ठीक है यहां नॉन हिंदूज के एंट्री अलाउ नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में क्या वो अलाउ होगा? सो अगेन द आंसर विल बी नो, बिकॉज ये तभी पॉसिबल है जब इनमें से कोई ग्राउंड हो। तो अगर कोई पर्सन फिर उसको चैलेंज करता है कोर्ट में, तो पॉसिबली ये जो आपका रिस्ट्रिक्शन है इसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू पब्लिक टेंपल। इंडियन एक्सप्रेस से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, ये आपकी न्यूज हिंदू में आई तो है बट अच्छे से कवर नहीं है। एंड द न्यूज इज कि चाइना के अंदर में जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है
उसमें से बहुत सारे लोगों को यहां से रिमूव कर दिया गया। पहले ही और जो इनकी मेन कमिटी है उसमें से 3 मेंबर्स को रिमूव कर दिया गया था और अब 2 और मेंबर्स को यहां से रिप्लेस कर दिया गया। उनके ऊपर पे अभी क्या है, वहां पे उनके ऊपर पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पॉसिबली उनको रिमूव कर दिया जाएगा। यानी करंटली जो है यहां पे सिर्फ 2 ही मेंबर्स बच चुके हैं। तो यहां पे जिस कमिटी की बात हो रही है वो है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है ये एक 7 मेंबर बॉडी है, 7 मेंबर बॉडी है जिसको हेड करते हैं, इसको हेड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जी जिनपिंग, ये इसको बेसिकली हेड करते हैं। इनके अंडर में 2 वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, 2 वाइस चेयरपर्सन होते हैं और इसके अंदर में 4 मेंबर्स होते हैं। ओके, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आज के टाइम में अगर ये डिसीजन लेना है चाइना को कि क्या इंडिया के साथ हमें वॉर करना है नहीं करना, ताइवान को अटैक करना है नहीं करना है, या फिर इंडिया और चाइना के बीच में अब हमें क्या मिलिट्री एस्केलेशन को कम करना चाहिए, क्या वो डिसीजन कौन लेगा, ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन लेगी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन लेगी। और इसके अंदर में जो 7 मेंबर्स हैं इसमें सिर्फ अब 2 ही मेंबर्स बचे हैं, सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे हैं। इनके अगेंस्ट में और इनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन रनिंग है और ये 3 लोगों को, इन 3 लोगों को 2024-2025 में रिमूव कर दिया गया था। तो ऐसा सीएमसी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इसके अंदर में आउट ऑफ 7 ओनली 2 मेंबर्स आर देयर, बाकी सारे मेंबर्स को यहां पे पर्ज कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। पर्ज का मतलब क्या होता है, पर्ज वर्ड का मतलब क्या होता है, चलिए आप बताइए मुझे पर्ज का मतलब, नहीं तो इस न्यूज के एंड तक मैं आपको बताऊंगा पर्ज वर्ड का मतलब क्या होता है यहां पे। ओके, वैसे यहां पे रिमूवल के कंटेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं, बट अगर पर्ज वर्ड यूज करें हम तो पर्ज वर्ड का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उस चीज को। यस, ओके, यामिनी ने ये आंसर भी दिया है, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ एंड द्वारका, बिल्कुल सही। आपके जो विष्णु से, जो वैष्णिज्म से रिलेटेड जो 4 धाम से वो यही हैं आपके, और इनको भी 4 धाम की कैटेगरी में पुट किया जाता है। ओके ओके, एनीवे, तो यहां पे अभी ये सीएमसी जो है इसको पूरा इस इंफॉर्मेशन को समझते हैं। ओके, सो यहां पे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को रिमूव किया गया है। जेंग यू सिया, अब देखिए आई नो इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है चाइनीज में, बट करंटली हम इंग्लिश से देख रहे हैं, जेंग जूसिया। ओके, जो वाइस चेयरमैन थे, तो आप समझिए कि जी जिनपिंग नहीं होते तो जो नेक्स्ट इन लाइन थे, जो नेक्स्ट इन लाइन टू लीड थे, ही हैज बीन रिमूव्ड एंड ही वाज अ वेरी क्लोज पर्सन टू जी जिनपिंग आल्सो, बट स्टिल ही हैज बीन रिमूव्ड ऑन करप्शन चार्जेस। ओके, तो यहां पे इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन करा गया है। ओके, अब देखिए चाइना जो है, चाइना के अंदर में क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट है इट इज बेसिकली रन बाय अ सिंगल पार्टी, और वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और चाइना की खुद की कोई आर्मी नहीं है, मेरी लाइन पूरी सुनना, चाइना की खुद की कोई आर्मी नहीं है, बट वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। ओके, सो मैं पूरी लाइन फिर से सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं, वहां पे चाइना की खुद की कोई आर्मी नहीं होती है, लेकिन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी आर्मी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी ही चाइना की आर्मी होती है। ओके, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी का नाम क्या है, इसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसका नाम क्या है, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ओके, तो यहां पे ये क्या है, कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिट्री आर्म है, यानी मिलिट्री जो पार्ट है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का वो है पीएलए, और चाइना की आर्मी कौन सी है, वो यही है आपकी। ठीक है, और इसकी अल्टीमेट लॉयल्टी किसको होगी, पार्टी को होगी, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे जो चाइनीज पीपल है, उनको उनकी लॉयल्टी नहीं है, इनकी लॉयल्टी किसको है, पार्टी को, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। यानी कि इनका सोल एजेंडा क्या है, टू प्रोटेक्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी आपकी है उसको, उसके लीडर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना, ये पीएलए का काम है। ओके, तो ये जो आपकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको रेगुलेट करने वाली, इसमें डिसीजन लेने वाली मेन बॉडी कौन सी थी, चाइना मिलिट्री कमीशन, चाइना मिलिट्री कमीशन या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो एक 7 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 2 वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 4 आपके मेंबर्स होते हैं। तो इस सीएमसी के अंदर में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है कि इसके अंदर में सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे हैं। ओके, तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन एपेक्स मिलिट्री बॉडी है, तो इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, 4 ही नंबर, टोटल 7 मेंबर बॉडी हो जाएगी। ओके,
करंटली चेयरमैन कौन है? तो प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, वो ही इसके चेयरमैन है। यूजुअली जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होता है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना होता है वही, और वो ही चेयरमैन होता है शी जिनपिंग का। सारे मिलिट्री अपॉइंटमेंट यही कमिटी कंट्रोल करती है। वेपन्स को प्रोक्योर करना, कौन से वेपन प्रोक्योर करने हैं, किसी कंट्री से हमें कोई वेपन लेना है क्या, और वॉर प्लान करना, ताइवान का अगर वॉर प्लान कर रहे हैं तो वो यही करेगी। ओके तो अगर इंडिया और चाइना रिलेशंस को ईज आउट कर रहे हैं, गलवान वैली क्लैश के बाद अगर ईज आउट कर रहे हैं, तो चाइना की तरफ से इट वुड नॉट बी जस्ट वन सिंगल पर्सन, इट वुड बी सीएमसी, जो ये डिसाइड करेगा कि चाइना के साथ में, नॉट चाइना, इंडिया के साथ में क्या रिलेशंस रखने हैं। ओके तो यहां पे अब क्या है, करीब करीब कंप्लीट डोमिनेशन हो चुका है किसका? शी जिनपिंग का। ओके तो आपने यहां पे आंसर दिया टू मेक प्योर, टू रिमूव और साइडलाइन। यस, टू पर्ज का मतलब यही होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन कर रहे हो। ओके सो यस, आई सेड कि पर्ज को हम तब डिस्कस करेंगे जब आप कुछ लिख के दोगे। तो पर्ज का मतलब होता है जब आप किसी को क्लीन कर रहे हो, क्लीनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके यूजुअली पर्जिंग में जो अननेसेसरी लोग होते हैं या जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को पीछे लेके जा रहे हैं, उनका रिमूवल होता है। ओके तो ये किसी कंट्री में भी हो सकता है, ये किसी रिलीजन के अंदर में हो सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। ओके तो यहां पे आपका ये सीएमसी हो जाएगा। तो ये जो सीएमसी आपकी डेवलप हुई थी, जो सीएमसी बनाई गई थी, तो जो आपकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी हर 5 साल में, एवरी 5 years दे हैव अ कांग्रेस। ओके एक इनकी मीटिंग होती है। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? सब लोग कांग्रेस कर रहे, सब लोग साथ में आ रहे हैं वहां पे। तो जो इनकी पिछली कांग्रेस हुई थी 2022 में होल्ड हुई थी, और वहीं पर ही इन 5 लोगों को, बाकी लोगों को वहां पे नॉमिनेट किया गया था। उसके अंदर में अनाउंस किया गया था दीज वुड बी द मेंबर्स। और इसके अंदर में जिन लोगों को अनाउंस किया गया था मेंबर्स, आउट ऑफ दोज ऑल द पीपल, जितने भी लोग अभी 7 मेंबर्स थे, सारे के सारे एक्सेप्ट फॉर, मतलब 6 मेंबर्स थे, वो सारे के सारे इसी पार्टी कांग्रेस के बाद अपॉइंट किए गए थे। एंड ऑल ऑफ देम वर कंसीडर्ड लॉयल टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग। लेकिन यहां पे जब इस हाईएस्ट लेवल के ऊपर पे रिमूवल होता है, तो कहीं ना कहीं यहां पे दिखता है कि जो शी जिनपिंग है, ही इज वेरी पॉजेसिव अबाउट हिज पोजीशन, कि वो यहां पे, उनको जैसे ही ये लगना स्टार्ट होता है कि पॉसिबली मेरी पोजीशन को यहां पे कोई खतरा है, डेंजर है, तो वो वैसे उनको रिमूव कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है 20th पार्टी कांग्रेस को मैं इस कंटेक्स्ट में क्यों पढ़ रहा हूं? द रीजन बीइंग कि जो शी जिनपिंग है, ही बिकेम द थर्ड टर्म एज सीसीपी जनरल सेक्रेटरी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने वही पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बनता है। तो यहां पे इनको थर्ड टर्म मिला था। अब ये थर्ड टर्म इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज पहले वहां पे टर्म लिमिट थी, कि यानी कि जैसे चाइना के अंदर में कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार बन सकता है, जनरल सेक्रेटरी 2 बार बन सकता है। तो यहां पे टर्म लिमिट रिमूव करी है, और उसके बाद में ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड टाइम। ओके और सारे लॉयलिस्ट को इन्होंने प्रमोट किया था। और उसके बाद में जो सीएमसी बनाई गई, उसमें से भी इनके लॉयलिस्ट ही थे, लेकिन उन लॉयलिस्ट में से भी 3 लोगों को पहले ही रिमूव कर दिया गया था। ओके 3 लोग पहले ही रिमूव हो गए थे, और अब 2 और लोगों को रिमूव कर दिया गया है। ओके यानी कि एट प्रेजेंट ओनली 2 मेंबर्स आर लेफ्ट, जिसमें से एक खुद शी जिनपिंग है। तो इसमें कई इश्यूज भी हो सकते हैं कि भाई मोरल डिक्लाइन हो सकता है, रिस्क क्या, डिक्लाइन इन मोरल हो सकता है, लॉस ऑफ एक्सपीरियंस कमांडर्स। तो सब सीनियर लीडर्स थे, जैसे शी जिनपिंग इज 75 ईयर्स ओल्ड, जो मेन पर्सन जिनको हटाया गया ही वाज 72 ईयर्स ओल्ड। तो कल अगर शी जिनपिंग पोजीशन में नहीं रहते, फॉर सम रीजन ही डाइज, तो उस केस के अंदर में ही वुड हैव बीन द परफेक्ट पर्सन टू लीड द कंट्री। एंड पॉसिबली शायद इसी रीजन से कि शायद कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है उनको रिमूव करने की, इसलिए उनको रिमूव करा गया। डिस्ट्रप्शन इन मिलिट्री कोहेजन, अगर इस तरह से मिलिट्री लीडर्स को रिमूव किया जाता है हाईएस्ट लेवल पे, तो मिलिट्री में जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेक डाउन होता है यहां पे। ओके लेकिन क्या इससे शी जिनपिंग आपके वीकन हो सकते हैं? द चांसेस आर वेरी लो, बिकॉज यहां पे इनकी जो इमेज है एज अ पर्सन हु इज अ करप्शन फाइटर, तो शी जिनपिंग जो है, ही हैज बिकम द लीडर ऑफ चाइना बाय ऑन दिस सिंगल प्लान कि ही इज टोटली एंटी करप्शन। ओके करप्शन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे हाईएस्ट लेवल पे हो रहा हो, चाहे उनके सबसे जो क्लोज वंस हैं वो कर रहे हो, उनको भी वो रिमूव करने में सेकंड थॉट नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है एज अ करप्शन फाइटर, वो वापस से यहां पे इनहेंस होगी। तो शायद क्या चांसेस आर वेरी हाई कि इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ओके अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो 3 न्यूज है, ये तीनों के तीनों वन लाइनर्स हैं आपके लिए, कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट मिसाइल डिस्प्ले करा हमने रिपब्लिक डे में, जो है आपका लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ओके एज ऑफ नाउ इसका इंडियनाइज नेम क्या होगा? जैसे हमारे अग्नि है, पृथ्वी है, इस तरीके से अभी इसका मिसाइल का इंडियनाइज नेम क्या होगा वो डिसाइड नहीं हुआ है। तो अभी तो इसका जो पर्पस है उसी से इसको जाना जा रहा है, LRASHM।
तो लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये भी इस बार शोकेस करी गई थी रिपब्लिक डे में, एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने कोई इस तरह की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको यहां पे प्रोड्यूस करा हो, इस तरीके से शोकेस करा हो। ओके, किसने बनाई है? डीआरडीओ ने मिसाइल बनाई है, और ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। ओके, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल क्या होती है? सो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स वो होती हैं जो ओरिजिनली तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह फंक्शन करती हैं, और एटमॉस्फेयर में एंटर करके, एटमॉस्फेयर में जाके फिर ये आपका एक क्रूज मिसाइल की तरह फंक्शन करती है। ओके, सो दैट इज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। ओके, तो यहां पे इसकी ऑपरेशनल रेंज है 1500 किलोमीटर। तो जो इसका ओरिजिनल पुश है जो बैलिस्टिक मिसाइल से किया जाता है, उससे इनिशियल स्पीड अप टू मैक 10 तक जाती है, और फिर इसकी सस्टेन स्पीड अराउंड मैक 5 होती है। जैसे ही आप मैक 5 क्रॉस करते हो, इफ यू क्रॉस मैक 5 इन योर फ्लाइट, तो आपको हाइपरसोनिक बोला जाता है। अगर आपकी स्पीड मैक 5 या उससे ग्रेटर है तो यू आर एन हाइपरसोनिक मिसाइल और फाइटर जेट। ओके, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर है इसके अंदर में। स्टेज 1 के अंदर में हाइपरसोनिक स्पीड से आपका बूस्ट किया जाता है मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल से, और स्टेज 2 के अंदर में प्रोपल्शन किया जाता है, और उसके बाद में इसको ये आपका यूज जिस तरह से आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो हम यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं, कि आपका जो आईपीएल होता है वैसे हॉकी के अंदर में होता है हॉकी इंडिया लीग। तो हॉकी इंडिया लीग का जो 2026 का जो टूर्नामेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसने जीता इसको? तो इट हैज बीन वॉन बाय वेदांता कलिंगा लेंसर्स। वेदांता कंपनी की है ये, कलिंगा लेंसर्स करके कंपनी की टीम, उसने हॉकी इंडिया लीग को जीता है। किसको हरा के जीता है? रांची रॉयल्स। रांची रॉयल्स को हरा के जीता है। अगेन मैन ऑफ द फाइनल कौन था? अलेक्जेंडर हेंड्रिक, जो बेल्जियम से बिलोंग करते हैं और इसी टीम से बिलोंग करते हैं। तो मैन ऑफ द फाइनल थे अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? इट हैज बीन अवॉर्डेड टू अमनदीप लाखरा। तो अमनदीप लाखरा जो हैदराबाद तूफान्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ही हैज बीन द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, तो प्लीज स्टूडेंट्स आप स्पोर्ट्स सेक्शन को मिस आउट ना करें। यू नीड टू गो थ्रू स्पोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज जैसे इस साल हुआ है आपका चेस के ऊपर पे क्वेश्चन आ गया, पिछली बार पेरिस ओलंपिक्स पे आया था, तो क्लैट में और एलेट में तो ऑब्वियसली वन लाइनर्स पूछे जा सकते हैं। इसीलिए एक और इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एलेट एग्जाम के लिए, कि इस बार का जो आपका विमेन प्रीमियर लीग चल रहा है, तो आपका जो एलेट है वो हर साल आईपीएल का क्वेश्चन पूछ रहा है 3 साल से। हो सकता है फॉर अ चेंज इस बार विमेन्स प्रीमियर लीग से पूछे। तो इस बार की विमेन्स प्रीमियर लीग जब फाइनल हो जाएगी तो हम इसके सारे फैक्ट्स को अच्छे से करेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास यहाँ है, विच इज कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूपीएल, विमेन्स प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी विमेन प्लेयर ने यहां पे अपनी सेंचुरी यहां पे हिट करी हो। सो दैट पर्सन इज नेट स्कीवर ब्रंट। इंग्लैंड की प्लेयर हैं ये और मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट करती हैं। आरसीबी के अगेंस्ट में जो विमेन आरसीबी टीम है उसके अगेंस्ट में मैच था, एंड बिकॉज ऑफ हर 100 ओनली कि जो एमआई है वो यहां पे इजीली आरसीबी को यहां पे हरा पाई। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल सेंचुरी एंड डब्ल्यूपीएल हिस्ट्री। तो विमेन्स प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में दिस वाज द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल सेंचुरी। ओके, अब फर्स्ट एवर इंडिविजुअल सेंचुरी है डब्ल्यूपीएल की हिस्ट्री में। आप मुझे बताइए आईपीएल में फर्स्ट सेंचुरी किसने लगाई थी? ओके, पहला ही मैच था आईपीएल का जिसमें पहली सेंचुरी लगा दी गई थी। तो अगर आप मुझे बता सकते हैं कि आईपीएल में पहली सेंचुरी किसने लगाई थी? ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, इसका आप आंसर देते हैं। ओके, सो पहली आईपीएल में, मेंस आईपीएल में पहली सेंचुरी किसने लगाई थी? तो अगर आप इसका आंसर कर पाए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के सारी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पे, विच इज की आज के इंपॉर्टेंट 20+1 बोनस क्वेश्चन के साथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने न्यूज अच्छे से फॉलो करा है तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर टू दैट क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले भाई, रिपब्लिक डे जो है मार्क द कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी इयर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। सिंपली अलग तरीके से पूछा है क्वेश्चन। यस ईशान, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ब्रैंडम मैकुलम उन्होंने पहली करी थी। फर्स्ट इंडियन बता सकता है कोई? फर्स्ट इंडियन टू विन दी, नॉट टू विन बट फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईपीएल। ओके, पहले वो टीम में भी थे, अब नाउ ही इज नॉट इन द टीम एनी मोर अभी। ओके, पहला क्वेश्चन का तो रिपब्लिक डे कौन सा था यही पूछा है। सो दिस वाज द, बता सकता है कोई फर्स्ट का आंसर? तो आंसर कैसे करना है मैं फिर बता देता हूं। फर्स्ट का आपको आंसर करना है फर्स्ट
ए या 1B, 1C या 1D, ऐसे आंसर करना। फिर 2 पे आए तो 2A, 2B, 2C, 2D, इस तरीके से आंसर करना, सो दैट आई नो कि आप किसका आंसर कर रहे हो। यस यस, लीटर ड्रॉप्स, बिल्कुल सही मनीष, बिल्कुल सही। फर्स्ट का आंसर सी है। यस, 77 इस बार का रिपब्लिक डे कौन सा था? 77 नंबर का था। सर क्लैट का सीए जीके कैसे प्रिपेयर करें? अगर आप क्लैट प्रेप स्टूडेंट है तो प्लीज विजिट द सेंटर, वहां बता पाऊंगा। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं अगर आप नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट है। ओके, सो एज्यूमिंग यू आर अ नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट, तो देखिए एक तो आप न्यूज़पेपर रीड करिए करंट जीके के लिए, ठीक है, और इसको सपोर्ट कर लीजिए इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। ओके, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर एनालिसिस से इसको सपोर्ट मिलेगा। प्लस 20 जी के क्वेश्चंस को कहीं पे एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करिए अच्छे क्वेश्चंस का, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। एक आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी एक मंथली कंपाइलेशन पढ़िए। तो अगर आप किसी और कोचिंग में हैं तो आप अपनी कोचिंग का पढ़ सकते हैं, किसी और कोचिंग में नहीं है तो फिर जो हमारी जीके मंत्रा है, आई बिलीव दिस इज द बेस्ट इन द मार्केट। ओके, जो जीके मंत्रा है बेस्ट इन द मार्केट है, और बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं, क्लैट के लिए बेस्ट है, जीके के लिए आई डोंट नो, बट क्लैट के लिए बेस्ट है। बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ जो जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लैट जीके के लिए, एलेट जीके के लिए, लॉ वाले एंट्रेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको टू द पॉइंट कवर करते हैं। अननेसेसरी का जस्ट टू शोकेस कि हम कितना अच्छा मटेरियल लेते हैं, उस तरह से हम नहीं यूज करते हैं। तो जीके मंत्र आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप क्लासरूम स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारी क्लासेस जो होती हैं जीके की, हर वीक एक करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 4 क्लास पर मंथ की हो गई, तो पूरा कवरेज यहाँ करंट अफेयर्स का इसी में हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं लीटर ड्रॉप्स। ईशान शर्मा, आपने यूसुफ पठान लिखा है, यूसुफ पठान नहीं है, मनीष पांडे था। यस, जीके मंत्रा कहां मिलेगा? तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी। 954 770, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विच यू नीड। ओके, वैसे फर्स्ट का आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Who was the चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे? चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे के ऊपर पे? सेकंड का आंसर क्या देंगे आप? सेकंड का आंसर, यस, सेकंड का आंसर है डी। ईयू के लीडर्स थे आपके, कौन कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हु रिसीव द अशोक चक्र ऑन रिपब्लिक डे? तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, गगनयान के लिए जो शॉर्टलिस्टेड पर्सन है, सेकंड पर्सन टू गो इनटू स्पेस, फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू, यस 2 का डी सही बताया आपने, और फर्स्ट पर्सन टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज बी, शुभांशु शुक्ला। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। यस शांत, करेक्ट आंसर। फोर्थ पे आ जाते हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस वर हेल्ड एट, कहां पे होता है? ओके, तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वी नो दिस कि ये कर्तव्य पथ पे करे जाते हैं। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिफ्थ पे आ जाते हैं। द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एट विच आईएनसी सेशन? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कहां पे अडॉप्ट हुआ था? कौन सा आईएनसी सेशन था? फिफ्थ का आंसर क्या देंगे आप? सो इट वाज इन 1929, राइट? फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। यामिनी थोड़ा लेट आंसर किया आपने, एनीवे यस, ब्रेंडन केकेआर से जो उन्होंने करा था, फर्स्ट सेंचुरी वहीं से आई थी आपकी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो फिफ्थ का यस ए। सिक्स का, हाउ मेनी मेंबर स्टेट डज द यूरोपियन करंटली हैव? कितने मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन के? सिक्स का आंसर क्या देंगे आप? 25, 26, 27, 28। सिक्स का आंसर है सी। पूछ सकता है आपसे इंडिया में कितनी स्टेट्स और यूटीज हैं, ये सवाल आया हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स तो पूछ ही सकता है। ओके, तो सिक्स का आंसर है सी, करेक्ट। सेवेंथ पे आते हैं। विच इंडियन मिनिस्ट्री एक्ट्स एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अच्छा, ये कवर नहीं किया था, आप बता सकते हैं? यस यामिनी, यू आर करेक्ट, इट इज मनोज पांडे। मनोज नहीं, मनीष पांडे। मनोज नहीं, मनीष पांडे। मनोज करके एक अलग प्लेयर, मनोज तिवारी अलग प्लेयर है और मनीष पांडे अलग प्लेयर है। इसका आंसर क्या है? सेवेंथ का हमने डिस्कस नहीं किया है। ओके, सो यू माइट थिंक कि भाई सोलर अलायंस से आपका पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर होना चाहिए, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इंटरनेशनल अलायंस है तो शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है? दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को कौन करता है इंडिया में? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करती है, तो आईएसए के लिए भी यही नोडल मिनिस्ट्री है। ओके, तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा ए।
8 पे आते हैं, 7th का आंसर ए है, इसलिए 8 पे आते हैं। मेंबरशिप इज ओपन टू, तो ये मैंने डिस्कस भी किया आपसे, ओरिजिनली सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए थी, अब नहीं है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है, सिर्फ यूएन मेंबर स्टेट्स के लिए नहीं है, ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स के लिए है। अब यहां ओनली भी है और यहां ऑल भी है, तो यहां पे ऑल क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज इट इज ओपन टू ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। तो यहां पे अगर ओनली हो जाता तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है, बाकी की कोई और बॉडी बनना चाहे पार्ट इसका, तो वो नहीं बन पाती, इसलिए 8 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 9th। कौन सी है भाई आईएसए की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी? तो एक ही है इसमें, दैट इज असेंबली, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। 10th पे आ जाते हैं, 10th का द हेडक्वार्टर ऑफ आईएसए इज लोकेटेड। आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पे है? सो इट इज इन इंडिया ओनली, बट किस सिटी में है? इट इज इन नॉट दिल्ली, नोएडा, जयपुर, इट इज इन गुरुग्राम, तो 10th का आंसर बी। जल्दी आंसर करिए, आप बहुत धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं। 11th पे आते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ। आईएसए कब लॉन्च किया गया था? ईयर आपको याद होगा अगर, तो यहां पे देखिए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस लिखा है, पेरिस में तो हुआ था बट पीस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ था। नॉट G20, नॉट रियो 20, इट वॉज COP21 कॉन्फ्रेंस, तो 11th का आंसर ए हो जाएगा। देखिए आपने वही गलती कर दी, पेरिस पढ़ के आपने पेरिस क्लिक कर दिया जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। 12 पे आईएसए जॉइंटली लॉन्च किसने किया था? इंडिया, तो बार बार हम बात कर ही रहे हैं, बट इंडिया के साथ कौन था? तो इट वॉज इन फ्रांस, और इट वॉज इन पेरिस एंड इट वॉज विद फ्रांस ओनली, तो 12th का आंसर बी। 13 पे आते हैं, इफ अ टेम्पल इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ, इट्स एक्शन आर ट्रीटेड एज। अगर कोई टेम्पल को स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह क्रिएट किया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह उसको स्टैट्यूट के अंदर में क्रिएट करा गया, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा उसके एक्शन को? प्राइवेट रिलीजियस एक्ट नो, जुडिशियल एक्ट नहीं, मॉरल कंडक्ट नहीं, इट वुड बी स्टेट एक्शन। तो जो बाकी के लॉज लगते हैं वो ही इन पे भी रूल्स रेगुलेशंस लगाए जाएंगे, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 13 का आंसर है डी। ठीक है यामिनी, एक तो आप अपने आंसर के आगे क्वेश्चन कौन से किसका आंसर कर रहे हैं वो भी लिखिए साथ में। ठीक है, 14 पे आते हैं, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो एंट्री इनटू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया को गवर्न करता है? ठीक है, तो यहां पे 4 हैं। 19 नहीं करता, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला नहीं करता, इट इज 25 जो राइट टू रिलीजन को डिस्कस करता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ CMC ऑफ चाइना? कौन है CMC का चेयरमैन? ओके, सो जो प्रेसिडेंट होता है चाइना का वो ही चेयरमैन होता है CMC का, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का, और कौन है वो? इट इज जी जिनपिंग। ओके, 15 का आंसर है ए। यस, 14 का सी, 15 का ए। 16 का देखते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय विच एंटिटी? PLA को कौन करता है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ चाइना करता है? डायरेक्टली तो नहीं करता, इनडायरेक्टली तो वही है वैसे तो। कोई स्टेट काउंसिल? नहीं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस? नहीं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी? यस। तो PLA जो है, जो आर्मी है चाइना की, इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड लॉयल टू होम? इट इज लॉयल टू CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो 16 का आंसर हो जाएगा डी। यस, करेक्ट ईशान। 17 पे आते हैं, LRASHM रिसेंटली शोकेस बाय DRDO स्टैंड्स फॉर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनको आंसर करना बहुत मुश्किल होता है बहुत बार, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप यहां देखिए, आपको इसमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, बाकी सारे वर्ड सेम है। क्या ये एंटी सबमरीन है, एंटी शिप है, एटमॉस्फेरिक स्ट्राइक है, या एडवांस स्ट्रेटेजिक है? तो देखिए इतने क्लोज ऑप्शन है, एंड निशांत यू हैव गिवन द राइट आंसर, इट इज अ लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, तो 17th का है बी। यस दामनी, 16 का आंसर सही दिया आपने, 18 डी है। 18 पे आ जाते हैं, हु स्कोर्ड द फर्स्ट एवर सेंचुरी इन द WPL? पहली सेंचुरी किसने आपकी सिक्योर करी है, स्कोर करी है इन वुमेन्स प्रीमियर लीग? सो इट इज फ्रॉम इंग्लैंड। नेट कीवर ब्रंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस पर्टिकुलर क्या था, किस पर्टिकुलर टीम को रिप्रेजेंट कर रही है? तो इंग्लैंड से खेलती हैं, और इन्होंने अभी किस टीम को रिप्रेजेंट करा है? इट इज मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस से खेलती हैं। ओके, तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। 19 पे आते हैं,
विच टीम वॉन द हॉकी इंडिया लीग 2026? हॉकी इंडिया लीग किसने जीती है इस बार? ओके, तो यहां पे फाइनल इन दोनों के बीच में हुआ था, जीता किसने है? बी ने, वेदांता कलिंगा लेंसर्स। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। यस, 18 का ए है, 19 पे आ गए, 19 हो गया है। 20 पे देखते हैं रनर अप कौन है, तो ये मैंने अभी आपको आंसर कर ही दिया। तो जीता तो किसने? कलिंगा के लेंसर्स ने, और किसको हराया उन्होंने? रांची के रॉयल्स को। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी। तो 20 का क्या है आंसर? डी है। देखते हैं आपने ये आंसर सही किया है क्या? 19 का बी है, यस, कलिंगा लेंसर्स ने करा था, और 20 का आंसर डी है, यस। फाइनली एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन बना है? तो अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स तो प्लेयर ऑफ फाइनल है, ओके, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? अमनदीप लाकरा को, जो हैदराबाद तूफान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, ठीक है, यस। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट 21 जी के क्वेश्चन अलोंग विद टुडेज न्यूज एनालिसिस। तो आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल रहा हो। सो अगर आपका कोई कमेंट फीडबैक है तो आप मुझे, जब ये पूरा लाइव सेशन एंड हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।